हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो वीडियो है उसको लास्ट वीडियो ही समझ लीजिए, INS विक्रांत और उस पर ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट के बारे में। इसके बाद हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे जो सारे फैक्ट्स हैं वो उस वीडियो में रखे जाएं ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हों। साथ ही साथ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो और आप लोग इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर सकें। लिफ्ट की कंट्रोवर्सी की बात करें कि जो लिफ्ट की विड्थ है वो क्या है, उसके नंबर जो हैं वो आज आने वाले कई आर्टिकल्स में क्लियर हो जाएंगे, तो ये चीज़ सॉर्टेड हो जाएगी। तो जो कंट्रोवर्सी है वो है क्या? कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि जो लिफ्ट का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से इसमें MiG-29K तो फिट होगा, LCA नेवी फिट होगा, साथ में TED-BF भी फिट होगा, पर जो F-18 सुपर हॉर्नेट है वो फिट नहीं होगा। ऐसी जो कंट्रोवर्सी है वो डिफेंस मैट्रिक्स सहित कुछ जर्नलिस्ट द्वारा फैलाई जा रही है। तो डिफेंस मैट्रिक्स का कहना ये था कि जो लिफ्ट की विड्थ है वो 9 से 10 मीटर के आसपास आ रही है, तो F-18 फिट नहीं होगा। बाकी जो कुछ लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके द्वारा ये जो लिफ्ट की विड्थ है वो 10 मीटर के ऊपर आ रही है और 11 मीटर तक कोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर F-18 फिट हो रहा है। आई होप यहाँ तक चीज़ें सब एग्री करेंगे। तो यहाँ पर हर कोई बात ये तो ज़रूर कर रहा है कि 10 मीटर पर विड्थ होगी तो फिट नहीं होगा, 11 मीटर की होगी तो फिट होगा, पर कोई ये बात नहीं कर रहा कि F-18 सुपर हॉर्नेट का जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो एक्चुअल में कितना है। तो कहीं पर ये जो विंग स्पैन है वो 9.38 मीटर दिया है, पर हमने 3-4 जगह पर और चेक किया तो वहाँ पर ये नंबर 32.6 फीट दे रखा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 9.93 मीटर होता है। तो अगर लिफ्ट की जो विड्थ है वो 10 मीटर है तो जो गैप बचता है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम का है। और अगर यहाँ पर किसी के पास भी कॉमन सेंस होगा वो इसको फिट नहीं बोलेगा। चलिए हम अब ये मान लेते हैं कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो गलत हो गया। 11 मीटर जो है वो लिफ्ट की विड्थ निकल कर सामने आ रही है। तो F-18 का जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो 9.93 मीटर है। हम इसे राउंड ऑफ करके 10 मीटर मान के चलते हैं क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमारे पास जो गैप बच रहा है वो खाली 100 सेंटीमीटर का बच रहा है, यानी कि 50 सेंटीमीटर दोनों साइड पे। तो क्वेश्चन आपसे इतना है कि टाइट गैप में कार को पार्क करने में इतना समय लग जाता है, तो 50-50 सेंटीमीटर के गैप में आपको इतना बड़ा एयरक्राफ्ट टाइट स्पेस में मूव कराकर लोड करना है तो कितना समय लगेगा। और रिस्क फैक्टर अलग। बात करें दूसरे एयरक्राफ्ट की तो MiG-29K का जो विंग स्पैन है, फोल्डेड विंग स्पैन, वो खाली 5.9 मीटर्स या फिर 6 मीटर का है। तो इसको आप बड़े आराम से कैसे भी घुमा फिरा के लोड कर सकते हैं। दोनों साइड पर आपको 2 मीटर से ज़्यादा की जगह मिलेगी। नेवल तेजस की बात करें तो उसका जो विंग स्पैन है वो भी 8 मीटर के अराउंड का है, तो उसके लिए भी आपको जो गैप मिलेगा वो आराम से 1.5 मीटर दोनों साइड मिल जाएगा। उसको भी आप बड़े आराम से लोड कर सकते हैं। TED-BF के फोल्डेड विंग एरिया की बात करें तो वो भी 8 मीटर से कम होगा, तो वो भी बड़े आराम से जो है लोड किया जा सकता है। तो ये तीनों एयरक्राफ्ट बड़े आराम से इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लिफ्ट पर आ सकते हैं। कहने के लिए ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जो लिफ्ट की विड्थ है वो 11 मीटर निकलकर सामने आ गई, इसमें तो रफाल भी फिट हो सकता है और 10 मीटर के विंग स्पैन वाला F-18 सुपर हॉर्नेट भी फिट हो सकता है। तो डिफेंस मैट्रिक्स गलत है। प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? हमारे हिसाब से नहीं है। 50-50 सेंटीमीटर के गैप में एयरक्राफ्ट को लोड करना, वो भी टाइट स्पेस में, ये एमरजेंसी में किया जा सकता है, पर रेगुलर ऑपरेशन में सेंस नहीं बनाता। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो आपका ओपिनियन है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरा पॉइंट ये है कि चलिए हमने मान लिया कि जो विड्थ है लिफ्ट की वो 13 मीटर है, उसमें बड़े आराम से रफाल भी फिट हो रहा है और F-18 सुपर हॉर्नेट भी फिट हो रहा है। तो जो आपने RFI इशू करी है उसमें आपने इन दोनों में से एक एयरक्राफ्ट चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद 2022 में आपने उसके ऑर्डर दिए और ये एयरक्राफ्ट आपको 5 साल से पहले पूरी तरीके से डिलीवर नहीं होने वाले। तो 2027 तक ये एयरक्राफ्ट आपको जाकर मिलेंगे। 2030 यानी कि 2030 तक जो टाइमलाइन है वो TED-BF की बताई जा रही है। और जब TED-BF के आते आते आपको ये एयरक्राफ्ट मिलेंगे तो इन एयरक्राफ्ट को लेने का मतलब क्या रह जाता है। दूसरी चीज़, सामने आपके INS विक्रमादित्य की लिफ्ट है जिसको रशियन एयरक्राफ्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। तो 13 मीटर मानकर आप किसी तरीके से F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर रफाल को फिट करा सकते हैं INS विक्रांत पर इस लिफ्ट में आप कहीं से इन एयरक्राफ्ट को फिट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सी फेसिंग भी नहीं है। तो खाली एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट को लेना जिसकी डिलीवरी पूरी तरीके से आपको आपके इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के आते आते मिलेगी, कोई सेंस नहीं बनाता।
और फिर प्रैक्टिकली चीज़ों को लें तो वो भी उस एयरक्राफ्ट की जो मुश्किल से आपकी लिफ्ट पे फिट हो रहा है। पास्ट वीडियोस में ये हमने भी कहा है कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट है वो MiG-29K से बेटर है, पर उसका कोई केस यहाँ पर बन नहीं रहा है। अल्टीमेटली आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है MiG-29K, यानी कि और MiG-29K एयरक्राफ्ट को लिया जाए रशिया से, ताकि जो आपकी एयर विंग है INS विक्रांत की वो कम से कम इस्टेब्लिश हो सके। तो आगे हम MiG-29K को ही डिस्कस करेंगे कि हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे इनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, ताकि F-18 सुपर हॉर्नेट के लेवल तक की परफॉर्मेंस हमको इन्हीं एयरक्राफ्ट से मिल जाए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इन लिफ्ट को थोड़ा सा और बड़ा नहीं बनाया जा सकता था, ताकि रफाल और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट बड़े आराम से इस पे फिट होते, ना कि इस पर डिबेट करनी पड़ती कि ये 1 मीटर कम है या आधा मीटर कम है, ये 100 सेंटीमीटर से फिट होगा या नहीं होगा। पर इस चीज़ को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि सवाल पूछने पर भी सवाल उठ जाते हैं। बात करेंगे MiG-29K की, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन एयरक्राफ्ट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये एयरक्राफ्ट अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। तो 2016 यानी कि 2016 की CAG रिपोर्ट में चौंका देने वाली बातें आई थी, जिसमें ये चीज़ रिवील हुई थी कि MiG-29K की जो सर्विसेबिलिटी है वो 16% यानी कि 16% से लेकर 37.63% तक है, और जो MiG-29KUB है यानी कि ट्विन सीट वेरिएंट है, उसकी जो सर्विसेबिलिटी है वो 21.30% से लेकर 47.14% तक है, जिसमें से करीबन 40 यानी कि 62% जो इंजन शुरुआत में लिए गए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। साथ में कुछ डिफेक्ट्स देखे गए थे, जिनकी वजह से इनकी जो सर्विस लाइफ 6000 आवर्स की बताई गई थी उससे कम ही मिल रही है। साथ में इंजन के साथ ये चीज़ भी मेंशन करी गई थी कि करीबन 10 यानी कि 10 केसेस में एयरक्राफ्ट ने सिंगल इंजन लैंडिंग करी थी। तो ये एयरक्राफ्ट की अनरिलायबिलिटी को शो करता है। तो इसके बाद ये परसेप्शन बन गया कि काफ़ी अनरिलायबल एयरक्राफ्ट है, पर ऐसा नहीं है। तो इसकी सर्विसेबिलिटी और अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नेवी ने कई स्टेप उठाए, और 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो मोस्टली सर्विसेबिलिटी इश्यूज थे MiG-29K के साथ वो सॉर्ट कर लिए गए थे, और जो सर्विसेबिलिटी है उसको बढ़ाकर 70% के अराउंड ले जाया गया था। तो इस एयरक्राफ्ट के साथ 70% के आसपास की जो अवेलेबिलिटी है उसको अचीव कर लिया गया था। साथ में एरो इंडिया में ये बात भी रिवील करी गई थी कि मिग ने दिल्ली बेस्ड ग्राउंड ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी एवियाटेक एंटरप्राइजेस के साथ MOU साइन किया, जो MiG-29K के पोस्ट वारंटी रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसमें मेंटेनेंस और सर्विसिंग वगैरह आता है, वो इस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ये जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी क्रिटिकल मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन इश्यूज को 24 घंटे सॉर्ट करने में। तो जो अवेलेबिलिटी है इस एयरक्राफ्ट की वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो इसके और भी मॉडिफिकेशन ऑफर किए गए हैं, जिसमें एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम जो है वो ऑफर किया जा रहा है, जिसको NSCI CBS के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर बनाएगा, जिसके अंतर्गत टारगेट की इन्फॉर्मेशन और वेपन की इन्फॉर्मेशन को तो शो करेगा ही, साथ में ये लैंडिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराएगा, जिसके अंतर्गत पायलट को एक सेफ फ्लाइट पाथ दिखाई देगा अपने हेलमेट पे। तो जैसा कि हम जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कराना बहुत मुश्किल होता है, और ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर रात का समय हो, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर रात में मौसम ख़राब हो। ये एक बहुत ही क्रूशल अपग्रेड है जो कि MiG-29K को मिला है। बाकी जैसा कि हम जानते हैं MiG-29K जो है वो MiG-29M से ही डिराइव किया गया है, जिससे MiG-35 को भी डिराइव किया गया है। तो दोनों काफ़ी सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। तो MiG-35 के लिए जो एवियोनिक्स डेवलप किए गए हैं, चाहे हम AES रडार की बात करें या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात करें, तो उसको MiG-29K के साथ भी अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। बाकी फ्यूचर में हम इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स का जो अपग्रेड है वो भी करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अस्त्र मिसाइल भी इससे इंटीग्रेट होगी। बाकी जैमिंग के लिए इसमें पहले से ही इजरायली एल्टा EL-822 जैमिंग पॉड जो है वो यूज़ किया ही जाता है। तो इस एयरक्राफ्ट को भी अच्छा खासा अपग्रेड करके एक पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है और इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। बाकी जो सर्विसेबिलिटी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट करने के लिए भी काम चल ही रहा है, और जहाँ तक है वो ऑलमोस्ट सॉर्ट हो गए हैं। तो इनकी सर्विसेबिलिटी डेफिनेटली F-18 सुपर हॉर्नेट जितनी नहीं हो पाएगी, पर उसके क्लोज जो है वो पहुँच जाएगी। आई होप वीडियो सेटिस्फैक्ट्री रहा हो। इसी बात पर हम इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।